डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। जी हां, स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए हर हफ्ते कोई ऐसे विषय लेकर आते हैं बीमारियों से संबंधित, जिससे कि आप उस बीमारी के बारे में जान सकें, समझ सकें, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसके उपचार हैं, वो तमाम चीज़ें आप ध्यान में रख सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी कौन है, तो जाहिर तौर पर आपके जहन में आएगा सांप, बिच्छू, शेर आदि। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि कुछ रिसर्च जो है वो इस तरह शो करती हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी है एक मच्छर। जी हाँ, एक छोटा सा मच्छर कितना खतरनाक हो सकता है, हमारे जीवन को कहां से कहां ले जा सकता है, हमारे जो शरीर है उसको किस तरह से जो है वो ख़राब कर सकता है, कौन कौन सी बीमारियां हमें दे सकता है, ये आज हम अपने इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे आज के इस लाइव स्वस्थ किसान कार्यक्रम का विषय है, आइए आपको हम जो आज का विषय है वो बता दें। आज हम बात करने वाले हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियां, लक्षण और उपचार के बारे में। तो अगर इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, आप मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ये अगर आप जानना चाहते हैं, या अगर ऐसी किसी बीमारी से आप या आपके परिवार में कोई भी जूझ रहा है, उससे संबंधित भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है, तो फ़ोन उठाइए और आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113060, 1800-113061 पर। जब भी आप इन नंबर्स पे फ़ोन करेंगे, आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपने अपने टीवी की आवाज़ को खास तौर से बंद रखना है जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछें। और हमारे पास दूसरा विकल्प है हमारा ईमेल आईडी, वो भी आप लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो ईमेल के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना नाम और शहर का नाम उसमें लिखना ना भूलें। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. रसानिया, डायरेक्टर प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली से। और इसके साथ ही डॉक्टर पीयूष रंजन, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, एम्स अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव कार्यक्रम में। थैंक यू। तो फिर आइए अपने इस कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं स्वस्थ
तो यह गंभीर परिणाम दे सकती है। इसलिए किसान भाइयों और बहनों, मच्छरों से होने वाली इन घातक बीमारियों से बचाव बेहद ज़रूरी है। अपने आसपास सफाई रखें, पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का उपयोग करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो अभी आपने देखिए ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और आइए अब कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जानते हैं, समझते हैं इस विषय को विस्तार से कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या उनके लक्षण हो सकते हैं, किस तरह से जो है वो उन्हें उपचार आप कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें उपचारित करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रसानिया, आपके पास मैं आना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मच्छर, और जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिपोर्ट में भी देखा कि एक मच्छर जो है वो कितना घातक हो सकता है मानव शरीर के लिए। तो मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं और ये बीमारियाँ किस तरह से जो है वो पैदा होती हैं? जैसे ही मौसम बदलता है, हम टीवी में भी देखते हैं, सरकार से भी बहुत सारी जो है वो हिदायतें आती हैं कि पानी, साफ पानी को जो है वो ढक कर रखें, तमाम ऐसी बातें। लेकिन आप क्योंकि एक डॉक्टर हैं तो आपसे हम इस विषय को ज़्यादा विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए ज्योत्सना जी, जैसा इसी रिपोर्ट में भी बताया कि इस मौसम में, खासतौर से बरसात और बरसात के बाद के मौसम में, ये दो समय ऐसे हैं जिस समय कि मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनको जो टेम्परेचर चाहिए, जिस तापमान में उनको अपने आप को पैदा करना है, अपने आप को बढ़ाना है अपनी जनसंख्या, वो तापमान बड़ा फेवरेबल तापमान है। दूसरा, जो उनको आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी चाहिए, वो इस दौरान में बहुत ज़्यादा होती है। और साथ साथ में जगह जगह पानी इकट्ठा होता है, जगह जगह पानी का कलेक्शन होता है, तो मच्छर की पैदावार इस टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। तो एक छोटा सा मच्छर इस दौरान में, बरसात और बरसात के बाद का जो मौसम है, इस मौसम में काफ़ी कुछ नुकसानदायक होता है और काफ़ी सारी बीमारियां फैलाता है। जैसे इस रिपोर्ट में अभी बताया, वैसे तो कई सारी मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, मगर 3 बीमारियां खासतौर से हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। एक है मलेरिया, दूसरा है चिकनगुनिया और तीसरा है डेंगू फीवर। ये 3 चीज़ें हैं, 3 जो बुखार हैं, ये खासतौर से इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बरसात या बरसात के बाद में। और क्योंकि हमारे आसपास जितना पानी इकट्ठा है, हमारे आसपास के वातावरण में सारा पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम, और खासतौर किसान भाई, क्योंकि जो कि खेतों में ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पानी की काफ़ी बहुतायत होती है। शहरों में जहाँ लोग अपने घरों के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पौधे लगाते हैं जिसमें कि पानी इकट्ठा रहता है, पानी की टंकियों में या नाली खुली हुई है, इन सब में जो मच्छर पैदा होते हैं, इन सब से काफ़ी, वैसे तो और भी बुखार होते हैं, फाइलेरिया है उसमें जो मच्छरों द्वारा होता है, मगर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं, ये मुख्यतः 3 बीमारी जो इस दौरान में यहाँ पर हमारे आसपास के इसमें हैं, जो इस समय ज़्यादा प्रकोप करती हैं, वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया को ज़्यादा हम थोड़ा आज के कार्यक्रम में हम थोड़ा तवज्जो देंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको या फिर अगर आपके आसपास आप किसी को भी देखते हैं जिसे मलेरिया हो गया है या चिकनगुनिया हो गया है या डेंगू हो गया है, डेंगू भी जिसे कहते हैं, तो आप सीधा हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके मन में फ़िलहाल के लिए कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी हमारे साथ जो है वो संपर्क अपना साध सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, आपके पास मैं ज़रूर आना चाहूँगी, लेकिन हमारे पहले कॉलर जो है वो विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते मैम। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए विपिन जी, क्या जानना चाहेंगे? मैम, मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल में था कि अक्सर देखा जा रहा है कि सितंबर के महीने में स्पेशली कि लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा बुखार आ रहा है, और जब वो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डेंगू, मलेरिया या फिर प्लेटलेट कम हो रही है। मैम, प्लेटलेट की समस्या हर इंसान में या फिर हर व्यक्ति में, मरीज में निकल रही है, तो इसको हम कैसे ठीक करें और क्या सावधानियां रखें जिससे प्लेटलेट कंट्रोल में रहें या फिर बढ़ी रहें? और दूसरा सवाल में ये था कि मच्छर के काटने से बचने के लिए क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन्हें हम लगा सकते हैं अपने शरीर में? क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और तीसरा सवाल ये था कि क्या सर्दियों में मच्छर कम हो जाता है या फिर इन्हीं दिनों अधिक सतर्कता रहने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पीयूष, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप कि प्लेटलेट्स का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार से उनका प्रश्न था, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आमतौर पर जो इन तीनों बीमारियों की चर्चा जो शुरू में की गई, डेंगू,
मलेरिया और चिकनगुनिया बुखार जो मच्छर काटने से होता है, इसमें प्लेटलेट मूल तौर पर डेंगू बीमारी में ज़्यादा कम होने की संभावना रहती है। और जब ये बुखार ठीक हो जाता है मरीज का, तब उस समय ये प्लेटलेट कम होता है। इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ मिथ हैं, उन सबों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डेंगू में जो सबसे ज़्यादा खतरे की बात होती है वो प्लेटलेट की कमी नहीं होती है, बल्कि शुरुआती दौर में जब हमारे शरीर में डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कैपिलरी से कैपिलराइटिस कहते हैं, जिसमें कैपिलरी से जो ब्लड वेसल से जो है सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, उस कारण होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आमतौर पर प्लेटलेट की संख्या जिसमें कि 1 लाख से कम को हम लोग लो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, इस दौरान जो प्लेटलेट चढ़ाने के लिए जो क्रिटिकल लिमिट होता है वो 20,000 या 10,000 से कम होता है। तो जो नॉर्मल भी जो 40,000, 50,000, 60,000 इस लेवल पे हम लोग प्लेटलेट को नहीं चढ़ाते हैं, नंबर 2। नंबर 3, कोई भी भोज्य पदार्थ जैसे कि बकरी का दूध हुआ या पपीते का रस हुआ या कोई और फल हुआ या किसी भी तरह की कोई और जड़ी बूटी हुई, इसके द्वारा ना ही हम लोग प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन को कम कर सकते हैं इस बीमारी में, और ना ही हम लोग प्लेटलेट की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो अगर डेंगू हो जाए और उसके बाद प्लेटलेट की संख्या बढ़ने लगे, तो डेंगू के बुखार के दौरान या उसके बाद खुद से आप कोई भी दवा या प्लेटलेट बढ़ाने वाली कोई भी जो भोज्य पदार्थ है वो बिल्कुल भी ना लें। कई बार पपीते के छाले या इन सभी चीज़ों के लेने के बाद ऐसा देखा गया है कि लोगों को गैस्ट्राइटिस या लीवर एंजाइम बढ़ने की शिकायत हो जाती है। तो ये प्लेटलेट और डेंगू से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें थी। प्लेटलेट कभी भी एक इम्पॉर्टेंट मौत का कारण नहीं होता है। डेंगू में सबसे ज़्यादा खतरे की बात जो होती है वो बुखार में सर्कुलेटिंग वॉल्यूम का कम होना होता है, और प्लेटलेट डेंगू के में जब बुखार ठीक होता है उसके बाद कम होना शुरू होता है। शुरू के 5 दिन में जिसमें कि हाई ये ग्रेड फीवर होता है लोगों को, उस दौरान प्लेटलेट जो है उसकी संख्या कम नहीं होती है और वो एक इम्पॉर्टेंट कारक नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, जैसे कि उनका एक प्रश्न और था यहाँ पर कि किसी तरीके के कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं जिससे कि बचा जा सके, और सर्दी के मौसम से संबंधित भी उनका प्रश्न था कि क्या सर्दी के मौसम में मच्छर जो है वो कम हो जाते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, ये प्रश्न का आपने जो प्रश्न पूछा, इसी प्रश्न में उसका उत्तर आपने खुद बता दिया। ये बात सही है कि मैंने जैसे पहले बताया था, बरसात और बरसात के बाद का जो मौसम है, इस समय जिस समय आपको काफ़ी ह्यूमिडिटी बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, उस टाइम में ये मौसम मच्छरों की पैदावार के लिए बहुत अच्छी मौसम होता है। मगर ज्यों-ज्यों सर्दी आती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आते आते वो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, उस टाइम में मच्छरों का प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, वो अंडे और बच्चे उनके नहीं होते इस तरह से, तो काफ़ी हद तक वो अपने आप कम हो जाता है मच्छरों का प्रकोप। दूसरी चीज़ आपने बताई, मच्छरों के बचाने के लिए क्या कुछ क्रीम वगैरह कुछ होती है। देखिए, मच्छरों से बचने का कई सारे साधन हैं। सबसे पहला साधन है कि मच्छरों को पैदा ही ना होने दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, उस पानी को, क्योंकि पानी में मच्छर पैदा हो रहा है, तो पानी को जहाँ भी कहीं लग रहा है पानी इकट्ठा है, या तो उसको ऐसा करो कि वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, और अगर इकट्ठा मजबूरी है, वहाँ बहुत है इकट्ठा है, तो उसमें एक और या तो मलेरिया लार्विसाइड ऑयल होता है, या कोई भी पेट्रोल या मिट्टी का तेल अगर हो तो वो उसके अंदर डाल दीजिए। क्या होता है, उससे एक थिन लेयर बन जाती है, एक पतली सी लेयर बन जाती है, उसमें मच्छर के जो अंडे वहाँ पैदा हुए हैं, लार्वा जो हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो उसमें अपने आप मर जाते हैं। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है कि आपके घर में या आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा है, घर के अंदर कोई ऐसे जो आपने फूल पौधे लगा रखे हैं जिसमें कि मच्छर पैदा हो सकते हैं, तो उनको हफ्ते में एक बार बदलते रहो। क्योंकि एक खास तौर से एक चीज़ ये जरूरी है कि ये डेंगू का मच्छर होता है, जिसको हम एडीज मच्छर बोलते हैं। ये मच्छर की कई सारी खासियत हैं। खासियत क्या है कि ये मच्छर अगर उसके अंडे वहाँ कहीं किसी बर्तन में अगर पैदा हुए हैं, किसी बर्तन में भी हैं, तो यदि आपने उसको ड्राई भी कर दिया और 1 साल बाद यदि उसके अंदर दोबारा पानी अगर इकट्ठा हो गया, तो 1 साल बाद भी वो मच्छर उसमें से निकल आएंगे। तो अंडे 1 साल बाद भी उसके अंदर जिंदा रहते हैं। तो इसलिए कभी भी जब भी आप देखें कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसको आप थोड़ा हटाते रहें पानी को। दूसरा तरीका है पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर, जो आप अपने आपको कैसे मच्छर काटने से बचाएं। तो अब जैसे दिन में आप घूम रहे हैं कहीं, डेंगू के मच्छर की एक और खासियत ये होती है कि दिन में काटता है
और दिन में क्यों काट रहा है, तो आप दिन में कोई मच्छरदानी लगा के घूम नहीं सकते हो। और एक और चीज़ डेंगू के मच्छर में ये होता है कि जब भी मच्छर दिन में काटता है तो उसका थोड़ा काटा जब काटता है तो थोड़ा डंक उसका थोड़ा पेनफुल होता है। जो जैसे मच्छर ने काटा आप उसको उड़ा दोगे तो उसका क्या होगा, वो कम से कम 20-25 लोगों को काटेगा, तब कहीं जाकर उसका पेट भरेगा। खून उसको चाहिए, फीमेल जो मादा मच्छर होता है उसको चाहिए होता है खून, तो मादा मच्छर ही काटता है हमें, जो एडिस फैलाता है, वो डेंगू फैलाता है। तो जो वो काटेगा तो वो कम से कम 20-25 लोगों को, अब ऐसे में यदि कोई मच्छर जो इन्फेक्टेड है वो कम से कम 20-25 लोगों को फैला देगा जी। तो जरूरी है कि इसको थोड़ा सा आप अपने आप को बचाएं इसमें। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाराबंकी से आपने फोन किया है, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि पानी, नाली, कूड़ा, कचर कौन कौन सी बीमारी को जन्म देता है मच्छर? सारे मच्छर एक समान, और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया मच्छर की हम कैसे करें पहचान? क्योंकि मैं जानना चाह रहा, ऐसे मौसम के मच्छर जनहित बीमारी होती है, जल जनहित बीमारी होती है, वायु जनहित बीमारी होती है। इससे बचने के लिए हमें, मच्छरों के बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतें? जिसके मच्छर काटने से बीमारी हो गई है उसको रख रखाव कैसे करें जिससे अगले आदमी को न होने पाए, हम सावधानी बरतें। जी बिल्कुल, और आप दोनों से ही मैं जो है वो इस पर लेना चाहूँगी। डॉक्टर पीयूष, आप इसमें क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से पहचान जो है वो की जा सकती है कि डेंगू के मच्छर ने काटा है या मलेरिया के मच्छर ने काटा है, तो कैसे जो है, या चिकनगुनिया के मच्छर ने काटा है, किस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं? क्योंकि जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है या ख़त्म होने वाला होता है, तरह तरह के बुखार जो है वो फैल जाते हैं, तो क्या बताएंगे? आप दोनों से ही मैं इस पर रिएक्शन लूँगी। डॉक्टर पीयूष, आपसे पहले जी। जैसा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन से मच्छर ने काटा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुखार हुआ है, काटने के बाद जो असर हुआ है, वो मलेरिया होने की संभावना ज़्यादा है, डेंगू होने की संभावना ज़्यादा है, चिकनगुनिया होने की संभावना ज़्यादा है। जैसा कार्यक्रम के शुरू में बताया गया कि पोस्ट मानसून सीजन में, यानी जब बारिश पीक के बाद जब कम हो जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जो कि हमारे देश में और विशेष तौर पे हम लोग दिल्ली और आसपास के इलाके में मच्छर के द्वारा काटे जाने के बाद जो बीमारी होती है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, उसकी संख्या में एक बहुत ज़्यादा विस्तार या उभार हम लोग देखते हैं। अब इस दौरान जो वायरल फीवर होता है या टाइफाइड फीवर होता है, वह भी बुखार के साथ ही ये प्रस्तुत होते हैं उसके मरीज। तो बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू, जो लक्षणों के द्वारा हम लोग कैसे पहचानें, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कभी पहला बुखार बहुत तेज हो, पूरे शरीर में दर्द, टूटन हो, बुखार पहले ही बार होने के बाद 103, 104 तक ऐसा हो जाता हो, और बुखार को कम करने की जो यूजुअल दवा जो पैरासीटामोल देते हैं, उसके बाद भी बुखार बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा हो, बल्कि वो 104 से घट करके 102, 101.5 तक हो, और फिर तुरंत 1-2 घंटे के बाद फिर बढ़ जाए, तो संदेह यह करना चाहिए कि शायद ये वह बुखार जो है वह डेंगू का बुखार हो सकता है। मलेरिया में आम तौर पर एक एंडेमिक जोन में होता है, जैसे दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में मलेरिया अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन हमारे देश के कुछ इलाके जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हो गया या फिर झारखंड और इन जैसे इलाकों में जहाँ पर कि ये मलेरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ बुखार के बाद जो पहला बुखार होता है बहुत तेज जाड़ा कपकपी के साथ आता है, तो उस केस में मलेरिया की संभावना हो जाती है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जो हैं डॉक्टर महेश इस वक्त फोन लाइन पर हैं, सोनीपत हरियाणा से, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर महेश, क्या जानना चाहेंगे आप? एक्चुअली आजकल अलग तरह के स्प्रे हैं, मैन्योर्स हैं, तो उसमें ही ये चीजें ऐड करके हम स्प्रे कर सकते हैं, और उसका जो रेजिडेंसी पीरियड है वो मोर देन 6 मंथ का या 1 ईयर का एटलीस्ट हो। जी, प्रश्न क्या है आपका? हाँ, मेरा सजेशन है मैडम, प्रश्न नहीं है। मैं ये बेसिकली जानना भी चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई रिसर्च है अभी तक जिसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं मैन्योर में, कोई भी केमिकल या इस तरह का, जिससे कि मच्छर वगैरह ये चीजें पैदा ही ना हो, क्योंकि बहुत सारे हमने विलेजेस देखे जहाँ मच्छर है ही नहीं बिल्कुल। जी बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर महेश, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बात सही है, इसमें रिसर्च काफ़ी चल रही है,
मगर कई सारे जो स्पेस स्प्रे या जो इंसेक्टिसाइड रेजिडुअल स्प्रे जो होते हैं, ये पुराने जैसे पहले DDT वगैरह था, बाद में कई सारे अलग से अभी कई सारे स्प्रे यूज़ करे जाते हैं, अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगिंग वगैरह जो होती है, मगर ये सब टेम्प्रेरी उपाय हैं। मतलब ये बेसिकली जो आप बता रहे हैं, जो कुछ ये है, इस पर रिसर्च चल रही है। मगर अभी भी क्या है कि मच्छर जो है एडल्ट मॉस्किटो को मारने के बाद में क्या होगा कि वो कुछ दिन बाद तो अगर लार्वा अगर पैदा हो रहे होंगे तो फिर एडल्ट मॉस्किटो पैदा हो जाएंगे। जो इसके लिए तरीका क्या है कि आप मच्छर को पैदा ना होने, सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कहीं नहीं मच्छर पैदा ही ना हो। क्योंकि अगर फॉगिंग वगैरह, जैसे एक बहुत बड़ा एक लोगों के अंदर मिथ है कि फॉगिंग जो हम धुआं करा देते हैं, धुआं करा के बहुत अच्छा चीज़ है, ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। मगर इसका आप दूसरी चीज़ देखिए, धुआं करा के क्या होता है, धुआं कराने से उसमें अधिकतर जो है उस धुएं में या तो डीजल होगा, केरोसिन होगा, जिसके अब धुआं ज़्यादा होता है। 98% वो है, सिर्फ 1 या 2% उसमें दवाई होती है। और वो दवा भी तब कारगर होगी यदि सभी लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें, ताकि वो एडल्ट मॉस्किटो से मर सके। मगर लोग क्या करते हैं, दरवाजे और बंद कर देते हैं, तो बेसिकली एडल्ट मॉस्किटो उसमें मरा ही नहीं, जो बड़ा वाला मच्छर तो मरा ही नहीं। तो जहाँ, और दूसरा आपके लार्वा वहाँ पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं पानी में, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कहीं भी मच्छर पैदा ना होने दें। हमारा प्रमुख उद्देश्य वो होना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप अगर अपने मन में कोई सवाल अगर आपके है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण और उनके उपचार के बारे में। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रसानी और डॉक्टर पीयूष। आप इनसे अपने सवाल जो है वो ले सकते हैं। हमारे अगले कॉलर जगदीश सैनी जी देवास मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जगदीश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें। जी, मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरिया, तहसील खाटरगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल यह है कि शहरों की अपेक्षा गाँव में ये बीमारियां ज्यादा फैल रही मच्छरों को काटने से, तो क्या कारण है? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष क्या बताएंगे, क्या कारण है शहरों के बनस्पत गांव में क्यों ज़्यादा फैल रही हैं बीमारियां? देखिए, शहर के साथ साथ गांव में भी ये बीमारी फैल रही है, शहरों में भी ये बीमारी फैलती है। और जहाँ तक कि जो पॉकेट होते हैं, इंडेमिक पॉकेट्स होते हैं, वो शहरों में भी महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ कहीं भी मच्छर ज़्यादा प्रजनन होगा वहाँ पर इन बीमारियों की फैलने की संभावना रहेगी। पहले जैसे डेंगू जैसी बीमारियां होती थी वो महानगरों की बीमारी कहते थे, विशेष तौर पर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ जो है ये मच्छर जो है अलग अलग जगहों पर भी जो है, पहले शहरों में बेसिकली कहीं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा हो रहा होता था वहाँ पर पानी ज़्यादा जमा हो जाता था, और ये मच्छर जो कि जमे हुए स्थिर पानी में ये प्रजनन होता है, तो उस जैसे केसेस में ये ज़्यादा फैलता है। नंबर 2 ये कि ये गांव में भी, ये बिल्कुल सही है कि अब इन गांव में भी इन बीमारियों का विस्तार हो रहा है। एक्चुअली गांव में भी अब चूँकि कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होता है, जहां कहीं भी ठहरे हुए पानी और पानी के जमा होने की संभावना रहती है, तब इन केसेस के कारण जो है वो गांव में भी ये देखने को मिलता है। गांव में अपेक्षाकृत ऐसा होता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं, बीमारी के अर्ली रिकॉग्निशन या उसके डायग्नोसिस से संबंधित प्रचुर मात्रा में सुविधाएँ नहीं ये मुहैया हो पाती हैं, इसलिए कभी कभी जो है लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, साथ ही आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि डेंगू और मलेरिया में से
कौन सा जो है वो बुखार या मच्छर जो है वो ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि कई बार डॉक्टर्स भी या लोग भी ये सजेस्ट करते हैं कि दिन के समय जो है वो आप पार्क ना जाएं, क्योंकि कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ जो है वो आपके घुटनों तक रहती है, तो अगर आपको वो काट लें तो आपको डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो आप जब भी जाएं कवर होके जाएं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ये मिथ है किसी तरीके का या ये सत्य है? देखिए ज्योत्सना जी, 2 मच्छर हैं जो खतरनाक हैं। एक है एनोफ्लीज और एक है एडीज मॉस्किटो। एनोफ्लीज से होता है मलेरिया और एडीज से होते हैं 2 बीमारियां, डेंगू और चिकनगुनिया। तो जो डेंगू मच्छर है इसको हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। उसको पहचान सकते हैं आप कि जैसे अगर वो एडल्ट मॉस्किटो, अगर उसका मच्छर को अगर आप देखें तो उसके पैरों में ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं, मतलब सफ़ेद चकत्ते टाइप के, सब धारियाँ टाइप की होती हैं, जैसे टाइगर के होते हैं उस तरह की। ये मच्छर दिन में काटता है, जबकि एनोफ्लीज मच्छर जो है वो रात के समय काटता है। मलेरिया वाला मच्छर रात के समय काटता है, शाम के समय काटता है। तो दिन के समय, और जैसा मैंने पहले बताया, ये मच्छर यदि एक बार ये मच्छर को इन्फेक्टेड हो गया है, मतलब इस डेंगू वाले मच्छर को या एडी मच्छर को एक बार इसके डेंगू के वायरस अगर उसके अंदर पहुंच गए तो ये कम से कम 20-25 लोगों को काटेगा, तब कहीं जाकर इसका पेट भरेगा। तो इसलिए कभी भी ये मच्छर जब काटता है कम 20-25 लोगों को काट देता है। अब काट दिया तो सोचो, अगर डेंगू इन्फेक्शन एक मच्छर में अगर है तो कम 20-25 लोगों एक साथ वो इन्फेक्शन कर रहा है। अच्छा, दिन के समय क्योंकि आप प्रोटेक्टिव मेजर्स कुछ लगाते नहीं, कि मच्छरदानी में तो आप बैठ के घूमते नहीं हो, तो उसका क्या तरीका है कि आप दिन के समय अपने पूरी बाजू के कपड़े पहन के रहें, सॉक्स वगैरह पैरों ऊपर की तरफ रखें अपने पूरी तरह से, मतलब कहीं भी। और ये बात सही है कि जब दिन में आप कोई पार्क वगैरह में घूमें कहीं, या कहीं अंधेरे वाले जैसे स्कूलों के अंदर बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, कक्षा में डेस्क के नीचे कई दफ़ा मच्छर वहाँ पे जहाँ अंधेरे जगह होगी वहाँ से मच्छर को काट, लोग कई दफ़ा होता है कि मच्छर काटा तो उसको हटाने लगते हैं। तो ये जो मच्छर दिन के समय काटता है, रात के समय एनोफ्लीज मॉस्किटो जो काटता है, मलेरिया वाला मच्छर जो काटता है, उसके लिए आप कम मच्छरदानी तो लगा सकते हैं। तो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डेंगू मच्छर जो एडीज मच्छर वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो जब इसीलिए कई दफ़े होता है जब कोई डेंगू का प्रकोप होता है, ये डेंगू अगर फैलता है तो बहुत विकराल रूप में फैलता है। बिल्कुल, क्योंकि उसको फिर नेचुरल तरीका ही है जिसमें कंट्रोल हो सकता है वो, यानी कि जब सर्दी का मौसम आएगा तब उसको कंट्रोल हो पाता है। कंट्रोल हो पाता है, बिल्कुल। पूनम सिंह जी हमारे साथ रांची झारखंड से मौजूद हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते मैडम। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? मेरा सवाल है मैडम कि यदि डेंगू मलेरिया यदि किसी हो जाता है, होने के बाद हम पेशेंट का किस तरह से देखभाल करें, खान पान में क्या करें कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए? बिल्कुल, डॉक्टर पीयूष क्या बताएंगे? देखिए, अगर डेंगू जब कभी भी हो जाए या ऐसे लक्षण लगने की डेंगू का ये है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरुआती समय में मरीज को सिर्फ और सिर्फ बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दें। कोई दूसरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसमें कि ब्रूफेन हो गया या निमेसुलाइड नामक दवाई हो गई, इसे बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये दवाई अगर शुरू में अगर आप देते हैं तो देने के बाद मरीज के प्लेटलेट की संख्या कम होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बुखार कम नहीं हो पा रहा है तो एक डोज से ज़्यादा ये दवाई नहीं दी जा सकती। तो उस दौरान आप मरीज को जो नॉर्मल जो वाटर का है उसकी पट्टियाँ दें, गीली पट्टियाँ दें, और जिस तरह द्वारा की बुखार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, इस दौरान हाइड्रेशन प्रचुर मात्रा में रखें। अगर डेंगू के केस में या मलेरिया के केस में अगर मरीज का इलाज घर पर हो रहा है और डॉक्टर ने आपको देख करके दवाइयाँ घर में रह करके खाने के लिए कहा है, तो इस दौरान आपको हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है। इतनी ज़्यादा पानी या तरल पदार्थ का सेवन करना है जिसमें कि नारियल पानी, फलों का रस, गुनगुना पानी, इलेक्ट्रल वाटर, ये सारी चीज़ों को जब आप जब पीते हैं, ORS के घोल को पीते हैं, तो इतना आप ज़रूर कोशिश करें कि हर 4 घंटे में एक बार आपको प्रचुर मात्रा में पेशाब हो। जब कभी भी ऐसा हो रहा होगा तब आप ये मान सकते हैं कि आप जो है एडिक्वेटली हाइड्रेटेड है। इसके साथ साथ कुछ आपको डेंजरस साइन यानी खतरनाक जो लक्षण है, वार्निंग साइन जिसे हम लोग कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा हो जिसमें कि साथ में बेहोशी या फिर हल्की मिर्गी का दौरा आ रहा हो तब, या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी आ रहा हो तब, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की ये कम होने लग रहा हो तब, या फिर पेट में बहुत तेज़ दर्द रह रहा हो तब,
या फिर आपको चक्कर आने जैसा हो रहा, हल्की बेहोशी छा रही हो, तो ऐसे सभी कंडीशन में शायद आपको अस्पताल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता हो सकती है और आपको नसों के द्वारा जो है जो जरूरी दवाइयां हैं वो डॉक्टरी परामर्श के अनुसार लेनी पड़ सकती है। जी, तो इन रोग के ये वार्निंग साइंस को पहचानना आवश्यक है और फिर उसी के अनुसार आपको सही समय पर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना है। देखिए, मलेरिया या डेंगू हो, इसमें मृत्यु जो है वो आधे प्रतिशत या 1% से भी कम लोगों में होता है। 100 में से 99 लोग 98 लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें सही जानकारी रखनी है, किसी भी तरह की पैनिकी में नहीं आना है। बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, आप क्या बताएंगे किस तरीके से ये जो डेंगू है या मलेरिया है, चिकनगुनिया, इनकी जांच जो है वो किस तरीके से करवाई जा सकती है? क्या सबके लिए जो है वो ब्लड टेस्ट ही किया जाता है, ब्लड रिपोर्ट्स के जरिए ही मालूम पड़ता है? और अगर एक मच्छर ने काट लिया तो उसके सिम्टम्स जो है वो कितने दिनों के बाद जो है वो दिखने शुरू होते हैं अमूमन? देखिए, जब मच्छर काटता है, यूजुअली इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मच्छर काटने से लेकर शरीर में लक्षण पैदा होने तक 4 से हफ्ता 10 दिन तक हम समय मान लीजिए, क्योंकि मलेरिया के अलग टाइम है और डेंगू का अलग टाइम है, चिकनगुनिया का अलग टाइम है। तो इस दौरान में मच्छर काटेगा, उसमें लक्षण के एक तो तरीका है पहचान करने का लक्षण के द्वारा। जैसे मलेरिया में, जैसे पहले पुराने टाइम में लोग बताते हैं कि पहले खूब बुखार, तेज बुखार आ रहा है, कपकपी लग रही है, फिर पसीने के साथ में पूरा निकल रहा है, बुखार के साथ में निकल रहा है। और जो डेंगू के लक्षण हैं उसमें ये कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर पीयूष ने, कि बुखार आएगा, साथ साथ में पूरे शरीर में जोड़ों में बहुत दर्द होगा, और साथ साथ में एक खासतौर से डेंगू का खासतौर से एक बड़ा पिक्यूलर साइन है कि आँख के पीछे जब आँख को आप घुमाएंगे तो दर्द होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन उसे बोलते हैं हम। तो वो अगर वो सब चीज़ें हैं। और चिकनगुनिया में क्या होता है, पूरे जोड़ों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मरीज जो है तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, मतलब जोड़ हड्डियाँ सब बिल्कुल अच्छा दर्द करती हैं उसके अंदर। तो एक तरीका यह है कि जब आपको ये लक्षण लग रहे हैं तो आप थोड़ा देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपको हो सकती है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि खून की जाँच। खून की जाँच में जो मलेरिया की जाँच है वो आपकी एक स्लाइड बना के इससे भी कर सकते हैं। एक आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं, वो जाँच करके तुरंत उसी समय बताते हैं। वही आपका डेंगू में भी पहले दिन से लेकर चौथे तीसरे चौथे दिन तक कभी भी आप उसकी जांच कराओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ उसी टाइम में, और रिपोर्ट शाम तक आ जाती है। मतलब सुबह अगर आपने सैंपल, मतलब रिपोर्ट 3-4 घंटे में आपको अवेलेबल हो जाती है, तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या है। तो खून की जांच करा के आप उसको मालूम कर सकते हैं कि डेंगू या मलेरिया है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रवि पाठक जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने ग्वालियर से हमें फोन किया है, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ बरसात में जो मलेरिया की बीमारी फैलती है जी, उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय जरूरी है और मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि मच्छरों की अभी कोई ऐसी दवा नहीं आई जिससे मच्छरों को नष्ट किया जा सके। जी बिल्कुल। तो हमने इस के ऊपर काफ़ी जो है वो बातचीत कर ली है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी डॉक्टर रसानिया कि आप संक्षेप में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, जैसा पहले ही बताया कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि मच्छर पैदा ना होने दो, पहली चीज़ तो ये है जो आपकी पहली चीज़। दूसरा, अगर लग रहा है कि फिर भी आपको है तो आप अपने आप को बचाओ मच्छर काटने से। जैसे बरसात का समय है, ये बात सही है कि इस समय काफ़ी पसीना आता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। ऐसे टाइम में पूरे शरीर कपड़े ढक के रखना, फुल बाजू के कपड़े पहनना, पूरे सॉक्स वगैरह पहनना, सब कुछ पहनना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, मगर मच्छर काटने से बचो। तीसरी चीज़ क्या है कि आप जो मच्छर भगाने वाली क्रीम होती है वो लगा सकते हो, दिन के समय भी, रात के समय भी। चौथी चीज़ की, रात के समय जब भी कभी सोएं मच्छरदानी में सोएं। और आजकल तो मच्छरदानियाँ ऐसी आई हैं, कुछ मच्छरदानी ऐसी भी हैं, सरकार ने कई सारे, जहाँ पर खासतौर से मच्छरों का मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इंसेक्टिसाइड, यानी जिसमें मच्छर उस पर बैठता है, बैठ के मर जाता है उसके ऊपर, तो इंसेक्टिसाइड इम्प्रेग्नेटेड नेट्स भी अवेलेबल हैं। मच्छरदानियाँ इस तरह जो दवाइयाँ लगा के, दवाइयों के साथ में लगा के मच्छरदानियाँ अवेलेबल हैं कुछ उसमें। सो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों को, अपने जो लोग बाग हैं उन सबको उसमें रात के समय उसी में सोएं। सो ये तरीका है। तीसरा, आपने बताया कि कुछ मच्छरों को मारने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है, बाजार में बहुत सारी चीज़ उपलब्ध हैं। जो आजकल कई सारे स्प्रे आते हैं वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लगीज आते हैं कई सारे जो बिजली से चलने वाले होते हैं वो लगा सकते हैं, वो सब चीज़ें हो सकती हैं।
मगर ये ध्यान रखिए कुछ वर्ग विशेष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, जैसे गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वृद्ध लोग, या जो किसी प्रकार से कोई ऐसी बीमारी से, कैंसर या ऐसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं वो लोग, या जिनको कोई लंबी बीमारी के इलाज चल रहे हैं, इस तरह के लोगों को खासतौर से सावधानी बरतनी चाहिए कि वो इन मच्छर से काटने वाली बीमारी से अपने आप को बचाएं। जी बिल्कुल, ये जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे ईमेल के माध्यम से एक प्रश्न आया है, मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। ये हमें भेजा है अमित रस्तोगी जी ने मेरठ से, और वो ये कहते हैं कि मेरे को 1 साल पहले डेंगू हुआ था मगर आज भी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। तो डॉक्टर पीयूष क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण बात है। बुखार के साथ अगर शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो वो कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण जिसको कि अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप ऑफ वायरल फीवर में वायरल आर्थराइटिस होता है, इसमें बुखार के साथ साथ दर्द होता है। चिकनगुनिया में भी आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, डेंगू में भी जोड़ों में दर्द हो सकता है, लेकिन बुखार ठीक होने के 2-3 हफ्ते के बाद जब बुखार ठीक हो जाए फिर तब जोड़ों में सूजन हो करके उसके बाद दर्द हो, तो ये चिकनगुनिया का लक्षण हो सकता है। बुखार के दौरान जोड़ों में दर्द जो है वो डेंगू में भी हो सकता है और कुछ मामले में चिकनगुनिया में भी हो सकता है। अब इस प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगर बुखार डेंगू हो जाए या मच्छर काटने के बाद हो जाए और उसके बाद ठीक हो जाए और बुखार फिर भी अगर परसिस्ट कर रहा है तो वो चिकनगुनिया के लक्षण हो सकते हैं। आप अपने आसपास में किसी भी अच्छे फिजिशियन से मिल सकते हैं और मिल करके जो उसके लिए जो कुछ ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों का आप सेवन कर सकते हैं डॉक्टरी परामर्श के अनुसार। तब आपको, जिसको कि पोस्ट चिकनगुनिया आर्थ्राल्जिया या आर्थराइटिस हम लोग कहते हैं, उससे जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कई स्थिति में जब अगर जोड़ों में सूजन रहे तो जोड़ों के अंदर भी जो एक इंजेक्शन देना होता है वो इंजेक्शन दे करके सूजन को कम करके हम लोग आर्थराइटिस के जोड़ों के दर्द की समस्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रमेश जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मौजूद है, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद आप अपना प्रश्न जल्दी से पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, टीवी का आवाज बंद करते हैं मैडम। हाँ मैडम, टीवी का आवाज हमने बंद कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, ये जानना चाहते हैं मैम, जो एक नाम के प्लेटलेट जब डाउन हो जाते हैं तो बोलते हैं कि पपीते के पत्ते ये करो और का नाम का इस्तेमाल करो, और क्या है वो, और क्या खाया जाता है वो, अनार का जूस पियो। हाँ, जो फल में मिलता है ये सब खाओ तो प्लेटलेट बढ़ जाता है। तो इन सब चीज को खाया जाए या मतलब दवा का इस्तेमाल किया जाए, डॉक्टर से संपर्क किया जाए, यही सब सवाल है मेरा। जी बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपका। डॉक्टर पीयूष क्या बताना चाहेंगे आहार के बारे में? देखिए, प्लेटलेट और डेंगू के बारे में जो बातें हमने शुरू में कही, फिर से मैं उसको एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने या किसी भी दवा के खाने से प्लेटलेट की संख्या नहीं बढ़ती है, ठीक है। और इस दौरान जब कभी भी डेंगू के केस में बुखार ठीक होने या जो 5 से 7 दिन के बाद जो है प्लेटलेट की संख्या कम होती है, इस दौरान आप डॉक्टर के पास जा कर के नियमित तौर पे जांच करा सकते हैं। और जब ज़रूरत होगी, जब एक क्रिटिकल लेवल से कम हो या प्लेटलेट की संख्या कम होने की वजह से शरीर के किसी हिस्से से अगर खून रक्तस्राव की समस्या हो रही हो, तभी हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं। किसी भी भोज्य पदार्थ या किसी भी अल्टरनेट मेडिसिन के खाने से, जैसे पपीते का रस, पपीते का वो ये पत्तों का रस, पपीते के पत्ते खाने की वजह से, या कई बार जो है वो गिलोय या ये सब खाने लग जाते हैं। बकरी का दूध, हम लोगों ने कई बार ऐसी सोशल मीडिया में पढ़ा है कि बकरी का दूध 500-1000 रुपये किलो हो गया क्योंकि इससे प्लेटलेट बनने जैसी भ्रम ये देखते हैं। ये सभी चीज़ भ्रम है, इसका सत्य से, विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। कई बार जो कि हम लोग जो खुद से सेल्फ जो मेडिकेशन ले लेते हैं, पपीते का रस या कोई और दूसरी जड़ी बूटी ले लेते हैं, उससे प्लेटलेट तो नहीं ही बढ़ता है, लेकिन इसकी वजह से जो गैस्ट्राइटिस या लीवर एंजाइम के बढ़ने की भी शिकायतें देखी गई हैं। कंडीशन थोड़ी और ख़राब भी हो सकती है। जी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए कोई भी भोज्य पदार्थ को लेकर के या किसी भी दवाई को लेकर के प्लेटलेट की संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, आपने अभी थोड़ी देर पहले गर्भवती महिलाओं के बारे में जो है यहाँ पर आपने बात की थी, तो आपसे मैं यहाँ पर यही जानना चाहूँगी कि अगर कोई महिला गर्भवती है और उसको अगर इनमें से खुदा ना खास्ता मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया, डेंगू ही हो जाता है, तो वो उनके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, मलेरिया में खास तौर से एक चीज़ होता है कि मलेरिया में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि एनीमिया बहुत कॉमन है और स्पेशली गर्भवती महिलाओं को तो मलेरिया थोड़ा खतरनाक हो जाता है अगर उनको हो। खासतौर से उनको सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि जो एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी है उनकी, उस टाइम में यदि उनको ये हो जाए तो चांसेस क्या है कि जो शिशु है, जो पेट में पल रहा शिशु है, उसको भी वो थोड़ा कमज़ोर पैदा हो सकता है, या उसको जो गर्भवती महिला है उसको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है और कई बार अबॉर्शन या इवन बच्चा मृत पैदा भी हो सकता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो खासतौर से ध्यान रखना है कि वो कभी किसी प्रकार से अगर उसको है, अगर उसको मलेरिया होता है तो उसका वो तुरंत उपचार कराए। सेम डेंगू के बारे में भी, डेंगू के अंदर क्योंकि सब चीज़ ये जितने भी इन्फेक्शन है ये कुछ विशेष वर्ग है, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हुए, बच्चे हुए, शिशु वगैरह जितने हैं, इन सबको ये सब थोड़ा बीमारियों से जितना हो सके अपने आप को बचाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियां यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की। क्या इनके लक्षण हैं, किस तरह से आप इनका उपचार कर सकते हैं और क्या कुछ आप कर सकते हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रसानिया और डॉक्टर पीयूष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे अगले कॉलर जो हैं वो इस वक्त फोन लाइन पर हैं, आइए उनका सवाल पहले कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, आपने हमें हापुड़ उत्तर प्रदेश से फोन किया, बताएं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। अपने टीवी की आवाज को जल्दी से बंद कर दीजिए और आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है जी, जैसे हमें मच्छर काटते हैं तो दगोड़े से बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसमें खुजा मारती है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके लिए क्या करें? जी बिल्कुल, मच्छर ने अगर काट लिया तो उसके बाद खुजली बहुत ज्यादा होती है आपको, उसके लिए क्या करें आप ये जानना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर पीयूष क्या बताएंगे? देखिए, कुछ लोगों में जो इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी होता है या पैपुलर अर्टिकेरिया ऐसा हम लोग कहते हैं, तो उन लोगों में इस तरह से हो सकता है। तो अगर आमतौर पर, जैसा मैं विशेष तौर पर यही कहूँगा जैसा कि डॉक्टर रसानिया ने भी कहा, कोशिश यही कीजिए कि मच्छर आसपास पैदा ना हो। इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है सप्ताह में एक बार अपने इर्द गिर्द आधे किलोमीटर तक का चक्कर लगा लीजिए। कहीं पानी जमा हो रहा हो तो उसे उड़ेल करके आप ख़त्म कर दीजिए, या अगर कहीं पानी जमा रह सकता है तो उस पर आप कीटनाशक दवाइयाँ या ये छिड़क सकते हैं। तो मच्छर जब पैदा नहीं होगा तो मच्छर काटेगा नहीं। अगर मच्छर अगर फिर भी अगर हो तो पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का आप यूज करें, पूरे बाजू के कपड़े और दवाइयाँ ये लगाएं। और उसके बाद भी अगर मच्छर अगर काट लेता है तो थोड़ी सी खुजलाहट हो सकती है, तो फिर वो उसके लिए कोई, लेकिन अगर कुछ प्रतिशत लोगों में उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी अगर डेवलप कर जाए तो आप अपने नज़दीक के फिजिशियन के पास जा कर के उसके लिए थोड़ी एंटी हिस्टामिनिक्स दवाइयाँ होती हैं वो आपको दी जा सकती है, लेकिन ये दवाइयाँ आप डॉक्टर को दिखा करके उसके परामर्श के बाद ही लें।
जी बिल्कुल। और जिस तरह कई बार हम देखते हैं कि हमारे घरों में लोग एक मिट्टी का सकोरा भी रखते हैं पक्षियों के लिए, पानी के लिए, और उसके अंदर पानी डाल के रखते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब ये बरसात का मौसम शुरू होता है या ख़त्म होने वाला होता है तो आप उस पानी को भी जो है वो हर रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के आप उस पानी को भी जो है वो आप ज़रूर बदलें। डॉक्टर असानिया, कुछ और जानकारी क्या आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बताया मिट्टी का सकोरा, जो आपने बताया, हम बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कई बार होते हैं अपने घर के आसपास, ताकि पक्षियों को पानी भी देते रहें वो सब, या घर में जैसे आपने मनी प्लांट लगा दिया कि मनी घर में आएगी तो मनी प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। गमले हैं, गमलों के नीचे कुछ रखा हुआ है आपने, उसमें है। इवन आपका जो आपका किचन है, किचन में जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आजकल जो पानी फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज आते हैं, उसका पानी सारा इकट्ठा होकर पीछे ट्रे में इकट्ठा हो जाता है नीचे। वो एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं। कभी उस ट्रे को निकालना, ट्रे को निकाल के देखोगे तो वहाँ मच्छर पैदा हो रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं साफ पानी में मच्छर जो है वो अंडे देता है, वहाँ पे भी पैदा हो सकता है। जो आपके घर के बाहर नाली में बरसात में पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ पे भी वो मच्छरों की प्रजाति अलग अलग हो सकती है। जैसे बाहर जो मच्छर पैदा हुआ क्यूलेक्स मॉस्किटो है, मगर जो आपके घर के अंदर पैदा हो रहा है, घर के आसपास पैदा हो रहा है, वो आपके ऊपर जो छत पे आपने पानी की टंकी रखी हुई है, वो खुली अगर रखी हुई है, उसके अंदर झांक के देगा तो मच्छर पैदा हो रहे होंगे। इसमें जो शुरू में हमने वो फिल्म देखी थी, वीडियो फिल्म जो देखी थी, उसके अंदर दिखाए थे कई सारे छोटे छोटे लार्वा जो पैदा हुए थे पानी के अंदर। अगर आप उस पानी को देखें तो पानी में भी वो कहीं लार्वा पैदा हो रहे होंगे। सो देखें, जैसा डॉक्टर पीयूष ने बोला कि घर के आसपास, घर के अंदर सब जगह जाके देखें कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें जो कहीं आप कुछ पीते हैं, पानी का कप पिया या कप टूटा कहीं पड़ा हुआ है, और उसमें यदि पानी, अगर ध्यान रखिए 1 चम्मच पानी काफ़ी है मच्छर पैदा करने के लिए, डेंगू वाला मच्छर खासतौर से। अगर कहीं किसी जगह पानी 1 चम्मच पानी ही इकट्ठा है, उसको अगर आप देखोगे, जो पेड़ों के अंदर कहीं पानी के पेड़ के खोल कहीं इकट्ठा हो, पेड़ों के गड्ढे वड्ढे कई इधर पेड़ में हो जाते हैं, उसमें कहीं अगर कहीं पानी इकट्ठा है आप देखो तो वहाँ पे मच्छर पैदा हुआ पड़ा होगा। सो जरा चारों तरफ चक्कर लगा के और देखो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी चाहिए जी। हर चीज़ हम सोचें सरकार पूरा करेगी वो नहीं हो पाएगा जी। ठीक है, हमारे अगले कॉलर केतुराम जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से मौजूद हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 केतुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम, मैं कुछ दिन पहले में मुझे चिकनगुनिया हुआ था, तो मैम क्या मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अभी भी मेरे सिर दर्द और जोड़ों में दर्द है जी। कितने समय पहले हुआ था आपको चिकनगुनिया? मैम 1 हफ्ते पहले हुआ था। 1 हफ्ता पहले। आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, फोन मत काटिएगा। डॉक्टर पीयूष, कुछ जानना चाहेंगे आप इनसे? जी, जैसा इन्होंने बताया कि जिन जोड़ों में आपको दर्द हो रहा है, क्या उन जोड़ों में आपको सूजन भी है या केवल दर्द होता है? मैम सर ये दर्द भी होता है और क्या बोलते हैं, सूजन भी है सर। देखिए, जो चिकनगुनिया में, जैसा मैंने कार्यक्रम में पहले भी बताया कि बुखार ठीक होने के 1 सप्ताह और उसके बाद कई महीनों तक जो ये दर्द बना रह सकता है। ज़्यादातर केसेस में ये दर्द जो है खुद ब खुद जो है, दर्द की मामूली दवाइयाँ जो डॉक्टर की सलाह पर लोग लेते हैं, उसके द्वारा ये इसमें सूजन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में जो हम लोग अगर कुछ और जांच करके कुछ और दवाइयाँ जो जोड़ों की दर्द की होती है वो दवाइयाँ हम लोग देते हैं। अगर कुछ केसेस में जिसमें कि जोड़ों में 2-3 जोड़ों में अगर सूजन ज़्यादा हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग जोड़ों के अंदर जो है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो जिसे हम लोग कहते हैं वो भी देते हैं। तो डॉक्टर पीयूष, ये दर्द जो है वो शरीर से अमूमन कितने समय तक जो है वो चला जाता है? क्योंकि यहाँ पर ईमेल के जरिए मेरे पास एक और प्रश्न आया है। मनीष यादव जी लिखते हैं कि मेरे को अभी थोड़े दिन पहले बुखार हुआ था, उसमें मेरे शरीर में ऐसा लगता था कि जैसे शरीर में से जान ही निकल जाएगी, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और इन्होंने भी, केतुराम जी ने भी अपना प्रश्न कुछ इसी तरीके का बताया कि हफ्ता भर पहले ही उन्हें चिकनगुनिया हुआ है। तो ये जो जोड़ों का दर्द है, जो शरीर का दर्द है, बुखार ठीक होने के कितना समय लगता है इसको ठीक होने में, ये दर्द को शरीर से जाने में? जी, लगभग 40 से 50% केसेस में जिसमें कि पोस्ट फेब्राइल आर्थराइटिस हो जाता है, तो उसमें 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में ये 3 से लेकर के 18 महीने तक जो है ये जोड़ों का दर्द रह सकता है, और लगभग जो है वो 4 से 5% केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये कुछ सालों तक भी ये दर्द रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है। जब कभी भी इस तरह के जोड़ के में दर्द हो रहे हों
तो आप अपने आसपास के अच्छे फिजिशियन से या रूमेटोलॉजिस्ट से जा कर के मिलें। आपके जोड़ों की वो जांच करके, जैसा कि मैंने बताया, मुंह से खाने की कुछ अलग तरह की ज़रूरी दवाइयाँ या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है वो भी वो दे सकते हैं। बिल्कुल। और उपेंद्र यादव जी हमारे साथ बिहार से मौजूद हैं, सिवान से। अपना सवाल पूछिए उपेंद्र जी, क्या पूछना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी सवाल पूछिए उपेंद्र जी, क्या जानना चाहेंगे? मैडम बुखार हो गया है, 15 दिन से बुखार है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सब जांच करा लिया, कुछ नहीं मालूम चल रहा है। ठीक है। अब बुखार खत्म नहीं हो रहा है। 102 डिग्री, 3 डिग्री, 100 डिग्री इसी के बीच में रह रहा है बुखार। ठीक है। आप हमारे साथ फोन पे बने रहे हैं। डॉक्टर पीयूष क्या बताएंगे? कई लोगों को इस तरीके का भी बुखार होता है कि दिन भर में बुखार नहीं रहता, रात को एक बार फिर से चढ़ जाता है, फिर दिन में नहीं रहता, फिर रात को फिर चढ़ जाता है। तो इनसे बुखार चेक कर रहा हूँ थर्मामीटर से जी, उसके बाद भी बुखार हमें 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री के बीच में रह रहा है, उसके नीचे कम नहीं हो रहा है। दवा खाने पे थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद फिर वैसा ही आ जाता है। बिल्कुल। आप हमारे साथ फोन पे बने रहे हैं। डॉक्टर पीयूष कुछ जानना पूछना चाहेंगे? जी, इसमें देखिए ये महत्वपूर्ण है कि जो डेंगू का हो या चिकनगुनिया का बुखार हो वो सेल्फ लिमिटेड होता है। 5 से 7 दिन तक में ये बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर डेंगू और अगर ये बुखार 5 से 7 दिन के बाद अगर परसिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो वायरल इलनेस या डेंगू या चिकनगुनिया का बुखार नहीं है। तब इसके बाद मलेरिया और टाइफाइड, ये 2 अलग तरह ये बुखार के कारण हो सकते हैं, जो कि खून के जांच के द्वारा हम लोग इसका पता कर सकते हैं और एंटीबायोटिक के बाद हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बुखार इसके बाद भी परसिस्ट कर रहा है तो बुखार के कुछ असामान्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे कुछ केसेस में लंबे समय तक बुखार है और ख़ासकर दिन में एक बार अगर हो रहा है तो वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, कोई दूसरे ऑटो इम्यूनिटी के डिजीज के कारण हो सकता है, और कुछ केस में जो है वो लिम्फ नोड या इससे संबंधित कुछ और बीमारियां हैं। तो फिलहाल के लिए क्या उनको किसी तरीके का कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता है? क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं उन्होंने तमाम जांच जो है वो करवा ली है पर निकला कुछ नहीं है। जी, ये तमाम जांच एक्चुअली जांच का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि मलेरिया, चिकनगुनिया या टाइफाइड वाले में ये हुआ। टाइफाइड के केस में कई बार जो ब्लड की जांच होती है, शुरुआत के 1 सप्ताह में लोग विडाल टेस्ट करवा लेते हैं जिसमें कि वो पॉजिटिव नहीं आता है, तो वो सब्सिक्वेंटली फिर से वो डॉक्टर के पास जा करके जो इनके रोग के लक्षण को देख करके फिर फर्दर लीड लेकर के जांच करेंगे। देखिए बुखार हजारों कारणों से होता है। 3-4 कारण जो हमने ये जिसकी चर्चा इस कार्यक्रम में कही वो वहीं पूर्ण रूप से सारे कारण नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर बुखार फिर भी इसके बाद हफ्ता दिन या 10-12 दिन के बाद परसिस्ट कर रहा है तो कई अनकॉमन डिजीज होते हैं, और इन जांचों के अलावा भी दूसरे जांच होते हैं जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिसको कि कराए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब चलते चलते आप दोनों से ही संक्षेप में एक प्रश्न के बारे में जो है वो लेना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन का अभी तक की स्थिति जो है वो क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई तरह की बीमारियां हैं जिनकी अब वैक्सीनेशंस भी बन चुकी हैं, तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की वैक्सीनेशन की स्थिति अभी हमारे देश में किस तरह की है? डॉक्टर पीयूष क्या बताना चाहेंगे? आप दोनों से ही मैं लूंगी इसके ऊपर प्रतिक्रिया। जी देखिए, डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया, इन तीनों के लिए अभी कोई भी वैक्सीन क्लिनिकल यूज में नहीं है। तो जब तक कि इसका वैक्सीनेशन न बन जाए क्लिनिकल यूज में और आम मरीजों के लिए इसका प्रयोग हम लोग शुरू ये न कर पाएँ, तब तक के लिए बचाव यानी मच्छर को प्रजनन होने से रोकना ही एकमात्र उपाय है। नंबर 1, लोगों की जानकारी और विज्ञान के छात्रों के लिए मैं बता दूं कि मलेरिया के वैक्सीन को बनाने के लिए कई बार कोशिश की गई। ये आज नहीं बल्कि 50-60 साल पहले से ही इसकी कोशिश की गई। दरअसल ये अभी तक जो है वो हम लोग इसको पूर्ण तौर पर एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन मलेरिया का नहीं बना पाए। जहाँ तक डेंगू के वैक्सीन के बारे में है, ब्राज़ील में भी एक मेगा ट्रायल चला, फिर उसके बाद भारत के भी कुछ शहरों में जिसमें कि हमारे अपने अस्पताल में और फिर वो सफदरजंग अस्पताल में भी जो है वो कुछ अभी केसेस को रिक्रूट किया जा रहा है जिस पे वैज्ञानिक शोध चल रहा है। लेकिन ये कब तक आएगा, हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारा शोध जो है वो सफल रहे, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक में इसके क्लिनिकल यूज में आने की संभावना अभी नहीं लगती है। जी डॉक्टर रसानिया, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा इसमें कुछ एक चीज़ थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे देश में इस समय एक ट्रायल चल रहा है
डेंगू वैक्सीन के ऊपर, और देश के कई सारे अस्पतालों में इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, और शायद हो सकता है अगले 1 साल या 1.5 साल के अंदर, क्योंकि ट्रायल इस स्टेज में है कि इसको अभी ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल स्टेज में थोड़ा चल रहा है ये, शायद हो सकता है 1-2 साल के अंदर इस पर वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, क्योंकि बाहर एक वैक्सीन मलेरिया के ऊपर वैक्सीन अवेलेबल है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मगर वो हमारे देश में अभी उसका कोई ट्रायल उसके ऊपर नहीं हुआ, कोई प्रयोग नहीं हुआ। मगर हमें विश्वास है कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हमारे देश में इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन उपलब्ध होगी। जी जी बिल्कुल। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि लोग जिस तरीके से कई बार जब बुखार होता है तो घर पे ही जो है वो मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, तो कब तक घर पे दवाएं लें और कौन सी ऐसी स्थिति है जब डॉक्टर को दिखाएं? बहुत संक्षिप्त में। जी, जैसा कि मैंने बताया, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। जबकि बुखार बहुत तेज़ हो, ठीक नहीं हो रहा हो, बुखार के साथ साथ अगर चक्कर आ रहा हो, ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, अगर मरीज को बेहोशी छा रही हो, बहुत उल्टी हो रहा हो, पेट में दर्द हो या शरीर के किसी हिस्से से खून बहने की शिकायत हो रही हो, तो ये सभी वार्निंग साइन हैं। इन साइंस के आते ही अब आपको यह बात समझ जाना चाहिए कि आपको अस्पताल में रह करके प्रॉपर मॉनिटरिंग और उसके बाद इलाज, ये जांच करा करके इलाज आगे डॉक्टरी संरक्षण में कराने की आवश्यकता हो सकती है। जी डॉक्टर सानिया, चलते चलते आप क्या बताना चाहेंगे? कई लोग जो है वो आयुर्वेदिक इलाज भी करते हैं, क्या वो लंबा खिंच जाता है या फटाफट से पहले जो है वो इलाज करवाना चाहिए, क्या बताएंगे? देखिए, आपने जो बोला आयुर्वेदिक इलाज, ये बात सही है कि हमारे जो मंत्रालय से जो गाइडलाइन निकली हो उसमें इसका कहीं ना कहीं इसका उपयोग करने की बात कही गई है, और मेरे ख्याल से हमें हर पैथी को, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो या सिद्धा हो, यूनानी हो, हमें हर पैथी को थोड़ा आदर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर किसी पैथी में उसके प्रयोग का कुछ कहा गया है, क्योंकि मंत्रालय की गाइडलाइंस में उसका कहीं जिक्र है कि कहीं हम जो इस तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर अवेलेबल हैं और वो कहीं उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो हमें हर पैथी का अपना अलग महत्व है, लेकिन ये जरूरी है कि मगर ये जरूरी है कि यदि लग रहा है कि यार आप खतरनाक स्टेज में पहुंच गए, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। और खुद से इलाज न करें, सोशल मीडिया पर देख के इलाज न करें। आयुर्वेदिक का भी करना है तो जो उनके आचार्य हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी निगरानी में करें। मतलब ये नहीं कि वो मोबाइल में देखा वो सब चीजें सोशल मीडिया पे चल गया उसको फॉलो कर लिया, वो नहीं। हमेशा किसी भी नॉलेजेबल डॉक्टर जिसको है उससे इलाज कराएं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने जानकारियां साझा की, हमारे दर्शकों के सवाल भी लिए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। तो अगली बार अपने लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हम बात करेंगे कैसे निपटें मानसिक विकारों से, रोकथाम, लक्षण और उपचार। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो पहले से ही आप अब ईमेल के जरिए अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com, यह है हमारा ईमेल आईडी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।